मैं एक दो बात निवेदन कर दूं, फिर हरनाम साहब बोलेंगे कि खासकर वाल्मीकि जाति के लिए कह रहा हूं, 75 साल हो गए हैं, एक नेता पैदा नहीं कर सके हम, डॉक्टर पैदा नहीं कर सके, वकील पैदा नहीं कर सके, इंजीनियर पैदा नहीं कर सके। मगर जब एहसास हो जाए तब से ही शुरुआत तो हो जाती है। नेता की समस्या है कि समाज मेरे पीछे नहीं है। क्या हमने समाज को तैयार किया है किसी नेता की सपोर्ट में? जब नहीं किया तो नेता किसके पार जाएगा? पार्टी के पार जाएगा। मगर हम प्रयास में हैं कि समाज में से नेता पैदा करेंगे, ये हमारा कार्यक्रम है। नेता सबसे बड़ी चीज होती है। नेता जब मंच पे या पंडाल में आता है, अरे मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं अगर जब नेता आता है। नेता में ताकत है, पब्लिक में ताकत सोई हुई है। जब नेता उपस्थित होता है तो लोगों में जान आ जाती है। हमारा प्रयास है समाज से युवा या जैसे भी है, आने वाले 5 साल में हम नेता भी तैयार करेंगे। और उसी कड़ी में हमारा प्रयास है, हरनाम साहब जैसे लोग हमारे नजदीक आए हैं, हम इनको भी आगे बढ़ाएंगे। ये नेताओं की लिस्ट में रहेंगे तो मैं निवेदन करूंगा, अपनी बात रखेंगे। मान्यवर हरनाम जी। धन्यवाद बहुत साहब। सबसे पहले मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करिए और दोनों हाथ खड़े कर कर लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। अब मुझे लगता है थोड़ी सर्दी कम होगी होगी। भारतीय समाज निर्माण संघ के बहुत ही जुझारू और बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही मीनिंगफुल, अगर मैं कहूं कि संगठन के अध्यक्ष वीर सिंह बहुत साहब मंच का बहुत अच्छा संचालन कर रहे, बहुत ही गुणी, बहुत ही ज्ञानी इस संस्था के महासचिव राजेश भाई, मंच पर आसीन प्रोफेसर परमजीत साहब, हमारे बीच में हमारी महिला जागृति मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं सरोज राणा जी, डॉक्टर सिंहासन साहब, कुणाल टाक जो बहुत ही अच्छा जुझारू हमारे सामने बात रख के गए युवा साथी, भाई किशन जी, प्रोफेसर सुमित साहब, भारत चौधरी जी, नंदकिशोर जी, एडवोकेट रमेश साहब ने स्टार्ट किया, और हम सबके बहुत ही सम्माननीय हमारे डीजीपी पृथ्वीराज जी, और मंच पर आसीन तमाम हमारे बहुत ही सम्मानित साथियों, और मंच के सामने जो यहाँ आप अपने छुट्टी के दिन में अपना बहुत ही कीमती और बेशकीमती समय निकाल कर आए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सबसे पहले तो धन्यवाद भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। क्योंकि मुझसे पहले काफ़ी वक्ताओं ने जो बात रख दी है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। हम सब लोगों का टाइम बहुत कीमती है। जैसे वकील साहब ने आर्टिकल्स पे बात की, संविधान पे बात की, जैसे बहुत सारे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, प्रोफेसर साहब ने शिक्षा पर बात की, मैडम राणा ने महिलाओं की जागृति पर बात की, या ज्योतिबा फुल्ले पे बात की, सावित्रीबाई फुल्ले पे बात की, और मुझसे बाद भी कुछ वक्ता अपनी बात रखेंगे। मैं 4-5 मिनट, 5-7 मिनट तो है सर, 5-7 मिनट में अपनी बात जरूर रखूंगा। पहला तो ये कि मैं ये दूसरा कार्यक्रम BSNS का अटेंड कर रहा हूँ। पहला कार्यक्रम नारायणा गांव में आपकी 2 दिन की कार्यशाला थी, वर्कशॉप थी, जिसमें मैंने 1-2 दिन अटेंड किया और देखा कि बहुत ही अनुशासित और बहुत ही संयम से चलाने वाला आपका जो संगठन है, मैं इसकी भूरी भूरी दिल की गहराइयों से बहुत प्रशंसा करता हूं। क्योंकि संगठन बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस संगठन को अनुशासन से चलाना और संयमित तरीके से चलाना, उसका कोई संदेश देना और संदेश छोड़ना, ये बहुत मुश्किल काम है, जो आप मुझे लगता है भली भांति पूर्वक कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद आज जैसे हम बहुत ही पावन दिन पर यहाँ पर बैठे हैं, गणतंत्र दिवस पर, जैसा बहन बता रही थी सरोज जी की गणतंत्र का मतलब क्या है, तो गणतंत्र के बारे में मैं अगर कहूँ तो इस देश में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा ग्रंथ कोई है, रामायण से भी बड़ा कोई ग्रंथ है, अगर कोई वेदों से भी बड़ा ग्रंथ है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब से भी बड़ा ग्रंथ है, कोई कुरान से भी बड़ा ग्रंथ है, कोई बाइबल से भी बड़ा ग्रंथ है, जो इन सारे ग्रंथों के
को समाहित कर कर अगर बना है तो वो ग्रंथ के रूप में महाग्रंथ अगर कोई है तो वो इस भारत का संविधान है, जो कि पूरे विश्व में मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन संविधान है। जिस संविधान में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पिछली कतार वाले को भी और अगली कतार वाले को भी समानता का अधिकार दिया है, औरत को भी और मर्द को भी एक समान अधिकार दिया है, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी एक समान अधिकार दिया है, अमीर और गरीब को भी एक समान अधिकार दिया है। एक गरीब के वोट की कीमत भी उतनी ही है जितनी एक अमीर के वोट की कीमत है। आज रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी जब वोट डालने जाएगा तो वो भी, उसका वोट भी एक ही काउंट किया जाएगा। वो एक अलग बात है कि आजकल ईवीएम में कुछ गड़बड़ घोटाला झाला चल रहा है, जो जिस पर हम बहुत संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन एक वोट की ताकत जो है वो हमेशा इस संविधान के माध्यम से ही मिली है। और मुश्किल अभी क्या है, जो बहुत सोचने का विषय है, कि अब धार्मिक ग्रंथों को कहीं खतरा नहीं नजर आ रहा, बल्कि वो तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। अगर सही मायनों में इस महाग्रंथ को अगर कोई खतरा होने जा रहा है तो वो सबसे ज्यादा भारत के संविधान को खतरा है। और वो चंद लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि जब संविधान लोग पढ़ने लगेंगे, अपने अधिकारों को जानने लगेंगे, हमसे सवाल करना शुरू कर देंगे, अपने हक हकूक मांगने शुरू कर देंगे, तो तब हमें बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ये अपने अधिकार मांगेंगे जो हमने इनसे छल करके छीन लिया है, जब हमें वापस देना पड़ेगा तो इन्हें इस संविधान से दूर रखा जाए। मैं जब आयोग में चेयरमैन था, एक छोटा सा किस्सा है गौर साहब, तो मुझे लगा कि बाबा साहब का 14 अप्रैल है तो सब लोग बाबा साहब की जयंती तो मनाते हैं, क्यों ना हम एक अलग तरीके से मनाएं। भारत भाई भी बैठे पीछे, ये भी थे वहां कार्यक्रम में। तो मैंने क्या किया, 22 लाख रुपए के संविधान खरीद लिया और मैंने बंटवा दिया दिल्ली की मुख्यमंत्री से और चीफ जस्टिस से, जस्टिस सीकरी साहब से। अब जो उस वक्त के तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी थे, डीएम सपोलिया, बाद में वो चीफ सेक्रेटरी भी हो गए, उन्होंने मेरे खिलाफ एक चार्ज लगा दिया कि आप ये जो संविधान था, ये सरकार का काम नहीं है बांटने का, आपने जो ये संविधान बांटे हैं 22 लाख रुपए के, ये आपको अपने पर्सनल पैसे से देने पड़ेंगे। इस संविधान की तो हमारे में कोई सिस्टम ही नहीं है गवर्नमेंट में कि संविधान, जनता को संविधान बांटेंगे। तो मैंने चीफ जस्टिस साहब को एक लेटर लिखा कि साहब आपको बुला के तो मैंने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप जो आए और हमने कुछ चीज बांटी तो उसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को बड़ी दिक्कत हो गई है, और वो तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की तो हैसियत ही नहीं है कि उससे आप कोई चीज बंटवा दो। उसके बाद उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने उनको 6 घंटे हाई कोर्ट में खड़ा रखा, और वो 22 लाख रुपए था उसने दिए ही दिए, लेकिन उसके बाद उसको एक ऑर्डर और दिया वहीं कि आप 22 लाख रुपए के और संविधान इनको खरीद के दोगे फाइनेंस डिपार्टमेंट से और ये बांटेंगे। तो इस संविधान के बांटने का पर्पस ये था कि आपका जो अधिकार है, जो आपको मिला है, वो आप पढ़िए। आप और ग्रंथ जो पढ़ रहे हैं उसमें पता नहीं क्या अनर्गल बात लिखी है, कुछ झूठी सच्ची बात लिखी है, कुछ काल्पनिक लिखी होगी, कुछ सच भी लिखा हो सकता है, लेकिन इस संविधान में एक एक शब्द जो बाबा साहब ने अपनी मेहनत से लिखा है वो बहुत ही ऑथेंटिक है। और इस संविधान का मैं समझता हूं पूरे विश्व में कहीं कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इतना शानदार संविधान है, इस संविधान की आज तक कोई काट नहीं है। अब जब समाज के कुछ लोगों को जब पता लग रहा है कि इस संविधान में तो बड़ी शक्ति है, इस संविधान की वजह से इनको राजनीतिक समानता मिल सकती है, इनको आर्थिक समानता मिल सकती है, इनको शैक्षणिक समानता मिल सकती है, तो तब उन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आज फिर वो लोग क्या करना शुरू कर दिए हैं, इस संविधान को कभी बदलने की बात करते हैं, इस संविधान में जो आरक्षण के माध्यम से थोड़ा मोड़ा हमको कोई आगे आने का मौका मिला है उसको बदलने की बात करते हैं, कभी इस संविधान के कुछ और प्रारूपों को चेंज करने की बात करते हैं। और अभी पीछे 9 अगस्त को दिल्ली की पार्लियामेंट के सामने कुछ लोगों ने इस संविधान को लेकर जला दिया। जब जला दिया तो हमें भी न्यूज के माध्यम से पता चला 9 अगस्त को, बहुत साहब, तो मैं 10 अगस्त को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गया और उनको मैंने कहा भाई आपके थाने के सामने, ये सामने पार्लियामेंट और भारत का संविधान जला दिया, जिसकी शपथ लेकर आप खुद एसीपी बने हैं, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, और आप इसको नहीं बचा पाए। अगर इस देश में एक बार को कोई ग्रंथ जल जाए तो पता नहीं कितना बवाल हो जाता। और जो देश का महाग्रंथ है संविधान, वो आपकी आंखों के सामने अगर जल रहा है और आपने अभी तक इसको पकड़ा नहीं, उन्होंने कहा जी बहुत भीड़ थी यहाँ, हम पकड़ कैसे सकते थे। उस वक्त ही हमने एआई टेक्नोलॉजी जो अभी लॉन्च हुई है, जिससे फेस रीडिंग कैमरे आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस से हमने वो कैमरे खरीदवाए, उसका मैं केस भी लड़ रहा हूं, और उन सारे लोगों को हमने फेस डिटेक्शन कैमरे से पकड़ा, और पकड़कर एक गौड़ था, कोई शुक्ला था, 5-6 लोग थे जिनका संस्था का नाम, जिनकी पार्टी का नाम था
आरक्षण विरोधी पार्टी, उन लोगों ने वो संविधान को वहां पर जला दिया। अब जब वो जला दिया तो उनको हमने अरेस्ट कराया। बाद में एसीपी जो है उसके खिलाफ हमने सेक्शन 4 की एफआईआर दर्ज कराई। और मैं खुद उन लोगों से मिला कि आप लोगों ने आरक्षण ये संविधान क्यों जलाया है। तो उन लोग बहुत यंग लड़के थे, बिल्कुल वो एक समाज से रिलेटेड थे। तो उन्होंने कहा इस संविधान से हमें इतना डर है, अगर ये संविधान लोग पढ़ लेंगे तो इस संविधान में इतनी क्रांतिकारी बातें हैं कि वो अपने आप एकदम मुर्दा भी जो है ना वो खड़ा हो जाएगा। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इस संविधान की एक प्रति जरूर 150-200 रुपए की है, अगली बार तो कोशिश बीएसएनएस से करेंगे कि ये भी एक संविधान की प्रति आपको बांटे, कुछ लोग इनको डोनेट करें डोनेशन लेके। लेकिन अभी जब तक नहीं है, आप एक संविधान की कॉपी जरूर लीजिए। इस संविधान की कॉपी आप अपने घरों में जब रखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ आप में वैसे ही एक जागरूकता आ जाएगी। दूसरी बात, अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे शिक्षा पर, शिक्षा क्रांति की बात कर रहे थे, और बाबा साहब के तो परम नारे हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठन पे बात अभी राजेश जी कर रहे थे। शिक्षा के बारे में मेरा एक जरूर कहना है कि हमें शिक्षा में भी ना वो एक रूटीन ठहरने की शिक्षा, हम बच्चा स्कूल गया, चलो जी सरकारी स्कूल में भेज दिया, बस्ता टांगा, कभी गए कभी नहीं गए, पीटीएम में जाना नहीं लेना नहीं। आप शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन की बात करिए, क्योंकि समाज बहुत आगे बढ़ गया है। और अगर आप रिजर्वेशन में भी जो compete करना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, ये उसके बाद कोचिंग्स नहीं ले रहे हैं, तो मैं नहीं समझता वो किसी एग्जाम में compete कर पाएंगे। आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन आप अपने बच्चे को अच्छी जो टॉप स्कूल हो, जो अशोक विहार के आसपास, वजीरपुर के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अशोक विहार के पास जितने टॉप के स्कूल है उनमें अपने बच्चों के एडमिशन कराइए। अपने घर में आप एक बार को जो दूसरे कर्मकांड जो होते हैं, जिन्हें अंधविश्वास कहते हैं, वो करने चाहे बेशक कम कर दीजिए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि संविधान जब आप पढ़ेंगे, संविधान के बाद अपने अंदर कुछ आमूल चूल हमें परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इन सभाओं में मैं बड़ी सरल भाषा में कह रहा हूं, मैं कनिष्ठ बात नहीं कर रहा। इन कार्यक्रम में हमें कोई ना कोई संकल्प भी लेके जाना चाहिए हर कार्यक्रम में, कि आज का कार्यक्रम ने वजीरपुर में लिया, हम एक चीज संकल्पित करते हैं कि कुछ जो हमारे अंदर, जिससे कि हमारे को आर्थिक कुठाराघात होता है, जो हमने कुछ समाज में एक अपनी क्या कहते हैं, एक आडंबर बना लिए, उनसे थोड़ा हमें छुटकारा लेना चाहिए। जैसे कि पहला, बच्ची होगी, उसके होते हमें चिंता होनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लड़की होगी है, अब लड़की की शादी करनी है, तो उसमें हमें दिखावा करना है, कार भी देनी है, दहेज भी देना है। फिर लड़की हो गई है तो उससे पहले उसका अपने वो जो बेचारे लड़की वाले हैं, उसके भाती बेचारे मामा वो भात लेके आएंगे। फिर लड़की के बच्चा होगा, फिर छूचक देंगे, फिर उसके बाद पहला सीधा देंगे, पहला करवा चौथ देंगे, पहली सकरात देंगे। अरे भैया किस चक्कर में लग गए हो आप? मैं समझता हूं इन सब लोगों को ऐसी ऐसी पंचायतें करके, ये आज पंचायत ही बैठी है हम सब लोगों की, समाज की, इन सब लोगों को आप एक तरीके से बिल्कुल बंद करने का काम कीजिए, क्योंकि जो ले रहे हैं वो भी हम लोग हैं, जो दे रहे हैं वो भी हम लोग हैं। इसका मैं उदाहरण अपने खुद से देता हूं। पहले मैं सोचता था कि इसी क्या कैसे बंद हो सकता है। मैं अपनी शादी में, राजेश जी, मैंने अपने इन-लॉज को कहा कि जी मैं दहेज नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मत लीजिए। अब जब मैं वहां गया, हमने बहुत कैटेगोरली कहा, तो गए हम एक बैंक्वेट हॉल में, वही पूरा टीवी टावी पूरा वहां सजा के रखा होता जैसे दहेज वो रखा हुआ था। अब मैंने कुछ लोग गणमान्य लोग बुलाए हुए थे, मैंने अंदर जाने के लिए उनको मना कर दिया कि भाई मैं अंदर नहीं घुसूंगा जब तक ये दहेज नहीं हटाओगे आप। तो हमारे लोग तो जैसे बात भी आपस में करते हैं शादी ब्याह में थोड़ी तेज तेज, तो लोगों को लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। तो वहां तेज तेज दोनों पक्ष से बात हो रही थी, कुछ मुझे समझा रहे थे, कुछ उन्हें समझा रहे थे। तो जो मेरे गेस्ट आए हुए थे, कुछ गणमान्य व्यक्ति, उन्होंने मुझे फोन किया, यार हम तो तुम्हारी शादी में आए थे, लेकिन तुम तो बहुत बेकार आदमी हो, हम तो जा रहे हैं, वहां झगड़ा हो रहा था। मैं कहा आपने पूछा किस बात पे झगड़ा? बोला हमें पता है दहेज के ऊपर झगड़ा हो रहा था। तो मैंने कहा हाँ दहेज के ऊपर झगड़ा हो रहा था, लेकिन दहेज के ऊपर ये झगड़ा हो रहा था कि मैं उनको कह रहा हूं भाई साहब मुझे दहेज नहीं लेना, और आप वो कह रहे हैं हमें दहेज देना है। तो समझिए कि ये कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग दहेज नहीं लेना चाहते, कहते हैं कि भाई मत करिए, लेकिन फिर भी लड़की वाले अपनी रिश्तेदारों की अड़ोस पड़ोस की झूठी शान के लिए उसमें खामा फंसे हुए हैं। फिर उससे 2 दिन पहले, मतलब मैं अगर उदाहरण अपने घर से इसलिए सरल भाषा में दे रहा हूं कि मेरी पूरी शादी जो है ना वो झगड़े में ही हुई। उससे पहले मेरे मामा जी थे जी, एक राजस्थान रहते थे, एक पंजाब रहते थे, एक दिल्ली रहते थे। अब मैंने उन्हें कहा जी मामा जी आप आ जाओ, आपका स्वागत है, खाना वाना खाओ, भात नहीं लेते। अब मेरे एक मामा जी थे, वो बड़े परेशान हो गए, कहते तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी, भाई हम कोई कमजोर व्यक्ति थोड़ी हैं। और वो
घर से रूठ के चले गए मेरे मामा, मेरी मदर मुझसे रूठ गई कि तुमने मेरे भाई भगा दिए, वो चले गए रूठ के। तो मैं आपको एक व्यथा बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ, मेरी सास बड़ी झुंझलाई और बड़े गुस्से में हमारे घर पहुंच गई तीसरे चौथे दिन। बोले जी देखो पहले जो हो गया हो गया, अब ये बताओ इस लड़के का कार्यक्रम कब करोगे। मैंने कहा जी कार्यक्रम बताओ क्या करना है। बोला हमें तो छूचक देना, आप बताओ। मैं कह रहा जी हम तो छूचक लेंगे नहीं, हम तो इसका 1 साल का जन्मदिन मनाएंगे तब दे देना। दोबारा फिर 1 साल होने का हुआ तो फिर आ गई, बोली अब कब करोगे। मैंने कहा जी 5 साल का जब हो जाएगा तब करेंगे। अब फिर आ गई मेरे पास 5 साल पहले, तो मैंने कहा जी अब फिर हमने सोचा है कि जब ये 18 साल का हो जाएगा तब करेंगे। तो कहने का मैं उदाहरण आपको ये अपने माध्यम से ये देना चाहता हूं कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक बार आपको कड़ा निर्णय लेने की जरूरत है कि हमें जितने ये आडंबर हमने अपने घरों में पाले हैं, क्योंकि हम सब लोगों की मोर और लेस सबकी जो स्थिति है वो आर्थिक रूप से बहुत खराब है। हो सकता है हमारे पास किस्तों में गाड़ी आ गई, हो सकता है हमने किस्तों में फ्लैट ले लिया और अच्छे कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए, लेकिन हमारी सबकी दशा दिशा जो है आर्थिक रूप से बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। हम कोई भी शादी करते हैं 99% बड़े से बड़ा लोग कर्जा लेके शादी करता है। हम कोई भी अपने घर का बड़ा काम करते हैं, छूचक देते हैं, भात देते हैं, लड़की का कोई और कार्यक्रम करते हैं, बच्चों का कोई जन्मदिन करते हैं, तो हम सब लोग कर्जा लेके ही करते हैं, लोन लेके ही करते हैं। तो मैं समझता हूं अगर वो लोन ही आपने लेना है, वो कर्जा ही लेना है, इन सबको हटा के उसका जो लोन है वो हायर एजुकेशन का लोन आपने बच्चे की एजुकेशन के लिए लीजिए, क्वालिटी एजुकेशन उसे दीजिए, ताकि वो कोई एक अच्छा नागरिक बने, एक सभ्य नागरिक बने। इस समाज में जो इतना गहन कंपटीशन है, विशेष रूप से एससी समाज में भी बहुत कंपटीशन है। ऐसा नहीं है कि अगर एससी है तो आपको कोटा मिल गया तो आप बड़े आसानी से क्लैरिटी कर जाओगे। ये पुराने लोग जो राजेश जी है, वीर सिंह जी है, डीजीपी साहब, ये प्रोफेसर साहब लग गए ना, ये अभी इतिहास है, ये लग गए नौकरी। अब नए लोग तो जो प्रोफेसर सुमित बैठे हैं, इनसे पूछिए कितनी मुश्किल से इनको घिस घिस के नौकरी मिल रही है। पहले इन्होंने ग्रेजुएशन की है, फिर मास्टर्स की है, फिर पीएचडी की है, फिर नेट क्लियर किया है, उसके बावजूद इन लोगों का ऐसा शोषण हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी में, कि 10-10, 15-15 साल इनको एडहॉक पे और गेस्ट टीचर पढ़ाने के लिए कहते हैं। और फिर जिस विचारधारा की पार्टी होती है उनके आगे पीछे इनको घूमना पड़ता है, उन नेताओं के पीछे घूमना पड़ता है, फिर जाके कहीं ये लगते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेहद पे उनसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतना ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन है कि फिर भी नहीं लग पा रहे हैं। बैकलॉग बिल्कुल ऐसा बुरा हाल किया हुआ है कि हमारे लोगों की नौकरियों को इन्होंने जाम कर दिया है, क्योंकि जब सरकारों को लगने लगा या व्यवस्थाओं को लगने लगा कि अब इन्हें नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है, इनकी आर्थिक दिशा ठीक होनी शुरू हो गई है, ये अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, अपने घर भी बना रहे हैं, अपना रहन सहन ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने इस नौकरियों को हटाने के लिए लेटरल एंट्री लेके आगे पीछे से। लेटरल एंट्री क्या है आप लोगों को पता है किसी को? लेटरल एंट्री ये है कि जो लोग पढ़ रहे हैं अब वो कंपटीशन में आ जाएंगे, तो इसलिए सरकार ने अपने चहेते लोगों को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया है बैकडोर एंट्री से, और डायरेक्ट छोटी मोटी पोस्ट नहीं, सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट करना शुरू कर दिया भारत सरकार ने। तो ये आईएएस से भी ऊपर जो सबसे बड़ा एग्जाम है, हमारे बच्चा अगर आईएएस पढ़कर बड़ी मुश्किल से डिप्टी सेक्रेटरी से जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी कब बनता है, और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो मुश्किल से पूरे देश में एक भी नहीं है अभी दलित। और आज ये अपने लेटरल एंट्री के माध्यम से ऐसे लोगों को घुसाना चाहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लेके आ गए हैं कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम आ जाएगा तो ये लोग 20-20, 30-30 साल ऐसे घूमते रहेंगे, ठेकेदारी प्रथा में मरते रहेंगे, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे उसको रोज सुबह जब बैग उठा के जाएगा तो डर होगा कि आज मेरी नौकरी कहीं ना हट जाए, उसको अनस्टेबिलिटी होगी, उसको एक टेंशन होगी, वो उस टेंशन भरे माहौल में अपने परिवार को कैसे पालेगा। इस सब पर बहुत सोचने की जरूरत है। इस सब को सोचने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप एक संविधान खरीदिए और अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, और इस सब व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करने के लिए, जैसे बीएसएनएस एक संस्था है, वीर सिंह बहुत साहब, राजेश जी जैसे एक सामाजिक जागरूक जो चिंतक है, समाज के बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड विसल ब्लोअर्स हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप एक बार आंख बंद करके, हमने बहुत सारे पार्टियों को, बहुत सारे नेताओं को आंख बंद कर करके प्रधानमंत्री बना दिया। पहले हमने आंख बंद कर गए, यहीं मैं वजीरपुर इन सारी जे कॉलोनियों की बात करूं तो डब्बे खुलते थे तो कांग्रेस के नेताओं को खड़ा कर दिया हमने, उन्हें काउंसलर, एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री बना दिया। अब हम आम आदमी के पीछे लग गए, झाड़ू वालों के हैं, हम 1 मिनट में किसी दूसरे के पीछे आंख बंद कर लग जाते हैं। मैं समझता हूं हमारे पास एक से एक शानदार लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज का काम कर रहे हैं। आज छुट्टी के दिन भी इन लोगों को क्या जरूरत है? वीर सिंह बहुत साहब को 1.5-2 लाख रुपए पेंशन आ रही है, रिटायर्ड अफसर थे, ये अभी
अभी प्रेजेंट ऑफिसर है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है एम्स के अंदर, लेकिन ये अपना कीमती समय निकालकर अगर समाज के लिए लगा रहे हैं तो समाज को भी आंख बंद करके आप इनके पीछे झंडा बुलंद कर दीजिए। और जो भी न्याय की लड़ाई ये लड़ना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से आगे ले जाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उसमें कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से आप लोग, मैं समझता हूं, साथ दीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर मैं कहूं कि मुझे लगता है मैंने काफी समय ले लिया, बहुत सारे पॉइंट मैंने कर दिए। एक भाई साहब बीच में आए थे कि जी मैं लोन दिलवा दूंगा, मैं फला पार्टी से हूं, क्या हूं, जो भी कुछ कह रहे थे, उसका भी एक उदाहरण मैं बता देता हूं। सरकारों की जो एक तरीके से हम पे कुठाराघात है। मैं खुद दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का भी चेयरमैन रहा हूं, उससे पहले मैं डायरेक्टर भी रहा हूं, मैं कमीशन में भी रहा हूं। मैंने बहुत नजदीक से इन सरकारों का काम देखा है। और अभी मैं आरटीआई काफी सारी करता हूं, केसेस में 40-50 दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कर रहा हूं। ये जो सरकार अभी दिल्ली में है, ये हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। एक महिलाओं को फ्री का टिकट देके, एक 200 यूनिट का बिजली का झुंझुना चला के ये हमें सबसे ज्यादा गुमराह कर रही है। मैंने आरटीआई में लगाया कि आपने 2015 से लेके 2023 तक कितने लोगों को स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप का मतलब जो बच्चे हायर एजुकेशन करेंगे उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। अब इंस्टीट्यूट जैसे सबसे फेमस कौन सा है, आप लोगों को शायद किसी के बच्चे जाते हो तो पता हो, आज का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट है। उसकी लिस्ट में आकाश नहीं है, वो कोई घटिया फटिया इंस्टीट्यूट पता नहीं कहां कहां बने हुए हैं, उन लोगों के लिस्ट में नाम रख दिए कि आप इनमें जाके कर लो। और वो भी करने के नाम पे उनका लिस्ट में तो डाल दिया है, लेकिन उनको 6-6 साल से पैसे नहीं दे रहे हैं। वो पैसे नहीं दे रहे तो वो इंस्टीट्यूटों ने उनको लेना बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था। दूसरा, वो लोन की बात कर रहे थे डीएसएफडीसी में। डीएसएफडीसी में पिछले 6 साल में अभी तक उन्होंने कुल 22 लोन दिए हैं। एजुकेशन लोन तो 2 ही दिए हैं। आज तक कोई एजुकेशन लोन उन्होंने पास ही नहीं किया, क्योंकि एजुकेशन लोन कोई लेने जाएगा, भाई लोन कौन लेगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे। अब आप वो लोन लेने जाओ, कहेंगे जी 4 गारंटर ले आओ, एक बीर सिंह बहुत साहब ले आओ, एक डीजीपी साहब ले आओ, एक प्रोफेसर साहब और एक राजेश जी। अब इनसे क्या क्या चीज मांगते हैं सुनो। कहते भाई साहब एक एफिडेविट दे दो, एक पे स्लिप दे दो, एक अपना आई कार्ड दे दो जहां पे आप नौकरी कर रहे हो, और अपने चेक दे दो। तो इन चारों को लगता है हम तो कहीं लोन नहीं मांगने लगे हैं। तो वो बेचारे जो गारंटर बनने गए हैं वो भी गारंटी देना बंद कर देते हैं, इसीलिए वो लोन भी नहीं मिल रहा है। तो इन सरकारों के लोगों से जब ये इनके पास आए तो ये इनको बोलो, खाली माइक पे आके ना बोले मैं दिला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, कोई काम नहीं होगा। आप समझ लीजिए, मैं आरटीआई में कह रहा हूं कि केवल 2 लोन दिल्ली में डीएसएफडीसी डिपार्टमेंट ने एजुकेशन के दिए पिछले 6 साल में, और स्कॉलरशिप अभी 6-7 साल से बंद की हुई है। अंबेडकर रत्न अवार्ड, ये अंबेडकर की फोटो पीछे लगा के अपने आप को सबसे ज्यादा दलित प्रेमी बता रहे हैं, लेकिन भारत रत्न अंबेडकर जी के नाम से अंबेडकर रत्न अवार्ड शुरू किया था सरकार ने। उस अवार्ड को इन्होंने पिछले 7 साल से देना बंद कर दिया है। क्यों देना बंद कर दिया? क्योंकि हमारे समाज के जो बौद्धिक चिंतक थे, मान लो वीर सिंह बहुत साहब हैं, ये अप्लाई करेंगे, इनको लोन मिलेगा, उसमें कुछ राशि भी, एक सम्मान भी मिलेगा, और लोग प्रोत्साहित होंगे कि यार मुझे भी अगले साल मिलेगा, मैं भी समाज का काम करता हूं। तो जो सामाजिक लोगों को प्रोत्साहन देने का काम था भारत अंबेडकर रत्न, वो अब तक इस सरकार ने बंद कर दिया है। कहने का मायने और मकसद ये है कि हमें अपनी आंखें खुली रखनी है, किसी के पीछे भी आंख बंद करके ऐसे पागल नहीं होना। पहले उसको समझिए, जानिए, सोचिए, चर्चा कीजिए, फिर करिए। बाहरी लोगों पर तो हम इतना विश्वास कर लेते हैं, और जो हमारे अपने, हमारा अपना खून है, हम सब लोग, आप सब लोग, हम एक ही परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अगर हम सब लोग, वो कहते हैं ना अपना मारेगा तो छांव में गिरेगा, वीर सिंह जी कहीं ले भी जाएंगे ना तो फिर भी आपको आधे रास्ते कहीं गलत जगह नहीं छोड़ देंगे, वहां से बस में बिठाई देंगे कि चल जाओ, वजीरपुर की बस जा रही है, चली जाओ। तो आप लोग विश्वास करिए अपने लोगों पर, और जो भी संघर्ष की मुहिम है उसमें मैं समझता हूं खड़े होकर, एकजुट होकर, एक तन्मयता से आप लोग करिए। आडंबर ढोंग पाखंड को छोड़िए। जितनी ये व्यवस्था हमने अपने जान को गले को लगाई हुई है, जो मैं अभी बात कर रहा था, चाहे दहेज हो, चाहे भात हो, चाहे छूचक हो, चाहे जितने सीधे कोतली जो भी हम करते हैं, इनको बंद करिए। और अंत में अंतिम बात एक जरूर कहूंगा, ये भी भारत जी भी कह रहे थे अभी, क्योंकि मैंने त्रिलोकपुरी से चुनाव भी लड़ा, बहुत सारे रिसेटलमेंट कॉलोनी में मैं जाता हूं। अभी एक नया ट्रेंड और आ गया है। मैं पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले इनके राजेश जी के पास एम्स गया। कोई मेरे एक रिश्तेदार थे, राजस्थान से आए थे, उनकी बीवी बीमार थी। मैं इनको कहने लगा उनको एडमिट कराना जी, गरीब लोग हैं, अभी प्राइवेट मैक्स में कर रहे हैं इलाज।
जब तक हम उसको एडमिट कराने का काम कुछ कर रहे थे, आप समझिए उनसे 25,000 रुपए, 25 साल का लड़का, 25,000 रुपए 25 साल का लड़का ले गया। कहता जी आपका ना फला फला चीज आप पे किसी ने छोड़ रखी है और मैं आपका इलाज कर दूंगा और ये 25,000 रुपए मुझे दे दिए। और ये आजकल ये 20-20, 25-25 साल के लड़के इन सारी कॉलोनियों में घूम रहे हैं भगत बन के, और नए नए बाबा, नए नए कुछ और कौन से लोग आ गए हैं, मैं आप लोगों को पता है, अमर सिंह आ गए, पता नहीं कौन कौन आ गए हैं, फिर वो बाल बड़े कर लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। तो ये जितने लोग हमको पहले से बांध रहे हैं, हमें, मैं समझता हूं जितने बाबा हमारे पल्ले बांध रहे हैं, जितने हमारे और जितने दई देवता पता नहीं किन 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 को हम पाल रहे हैं, अगर मैं सही मायनों में कहूं, सारे बाबाओं के ऊपर जितने बाबा हैं, चाहे वो कथावाचक हो चाहे हमारे और दूसरे ये जितने बाबा हो जिनको सर पे आते हैं और खेलते हैं। एक बार एक किस्सा और सुनाता हूँ। एक बार एक जाट का लड़का साहब मेरे साथ मिल गया, मेरे को क्या लगा जी हमारे दादाजी कल मेरे सपने में आए थे और मुझे कह रहे थे कि ये है, मगर बावले तेरे तो दादा एक बार सपने में आए होंगे, हमारे वाल्मीकियों में तो बुजुर्ग मरते ही नहीं है, हम तो जब चाहें सारे ला के बुला लेते हैं और उनसे सैकड़ों बात करते हैं। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ कितनी सारी दंश हैं, इस सब को हमें बदलाव करना पड़ेगा, इस सब में हमने कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। मैं अंत में यही कहूंगा कि इन बाबाओं का पीछा छोड़िए, पूरे देश में किसी बाबा के पीछे साहेब नहीं लिखा, केवल हमारे भारत रत्न बाबा साहेब के पीछे बाबा साहेब लिखा है। उस बाबा साहेब को पकड़ लीजिए, आपका आर्थिक, आपका राजनीतिक, आपका सामाजिक, आपका शारीरिक, आपका पारिवारिक सब उत्थान हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।